काशी नरेश, मैं सुजात मगध राज दरबार से यहां उस पहेली का हल बताने आया हूं। वही पहेली जो आपने मगध राज दरबार में भेजी थी, वहां की बौद्धिक क्षमता की जांच करने के लिए। असत्य ही सत्य है, सत्य असत्य है। द्वार का कुत्ता निष्ठावान नहीं, गधे की पूछ नहीं। कौन है बुझो तो जाने। मगध सम्राट की तरफ से पहेली का हल। काशी नरेश, इस पहेली का हल ये रहा। काशी नरेश, प्रत्यर्दन, वो वैश्या जो रात भर आपके साथ सोती है, उसे आप अपने प्रति सत्यनिष्ठ समझते हैं, लेकिन वो आपके प्रति कम सत्यनिष्ठ है और मेरे प्रति अधिक। उसकी पीठ पर मैंने मारा था, परंतु असत्य का सहारा लेकर उसने ये बात आपसे छुपा ली थी और मेरे प्रति वफादारी बनी रही। मेरी पत्नी मेरे प्रति ईमानदार होने के बावजूद मेरे असत्य वचन पर विश्वास कर ली और असत्य को सत्य की तरह फैला दिया। आपके सैनिक अपराधी के द्वार के कुत्ते हैं। मुझे अपराधी जानकर भी मेरे द्वार पर धन पाकर वो कुत्ते की तरह पूंछ हिलाने लगे थे। और आप बिना पूंछ के गधे हैं, जो कि बिना इस बात का सत्यता को जाने कि युवराज की हत्या सच में हुई है या नहीं, मुझे मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। आपको मैं यानी सुजात इस बात से अवगत करवा दूं कि आपके युवराज जीवित हैं और सकुशल गुरुकुल में हैं। यदि आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं है तो अपने दूत को गुरुकुल में भेजकर मेरी बातों की सत्यता की जांच करवा लीजिए। मगध के संदेशवाहक सुजात, तुमने मुझे यानी काशी नरेश प्रत्यर्दन को लज्जित कर दिया है। सैनिकों! जी काशी नरेश, आज्ञा दीजिए। मगध से आए संदेशवाहक सुजात की हर बात की सत्यता की जांच करो और राज दरबार को अतिशीघ्र सूचित करो कि क्या सुजात सत्य कह रहे हैं। जी काशी नरेश, जैसी आपकी आज्ञा। पीपली वन में इस गाथा को आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को सुना रहे थे। गाथा के इस मोड़ में आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त। जी आचार्य चाणक्य, इस गाथा में आगे क्या हुआ था? चंद्रगुप्त, लज्जित काशीराज ने तुरंत वैश्या को बुलवाया। सैनिकों, हमारे साथ रात्रि में विश्राम करने वाली उस स्त्री को भी राज दरबार में लेकर आओ। चंद्रगुप्त, उस स्त्री को राज दरबार में बुलाने के पश्चात एक दूत को युवराज का हाल चाल जानने के लिए गुरुकुल की ओर भेजा। समय अपनी गति से बीत रहा था। इसके पश्चात वो समय भी आया जब वो स्त्री राज दरबार में उपस्थित हुई। तुम शयन कक्ष में मेरे साथ रहती हो और मिथ्या भी मुझी से। सैनिकों, महिला आरक्षी को बुलाओ और इनकी निजता का ध्यान रखते हुए इस बात की जांच करो कि क्या सत्य में इनकी पीठ में छड़ी से मारे हुए दाग हैं। काशी नरेश, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मुझे ज्ञात नहीं था कि ये सुजात है और मगध राज दरबार से आया है। मैं धन के लालच में विवश हो गई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए काशी नरेश। सुजात सत्य कह रहा है। मेरी पीठ में छड़ी से मारने के दाग स्पष्ट तौर पर चिन्हित हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। दूत भी गुरुकुल से वापस आ गया। गुरुकुल में युवराज के सकुशल होने का समाचार मिला। उस स्त्री की पीठ पर भी छड़ी के चिन्ह पाए गए। सुजात ने भी काशीराज से क्षमा याचना करते हुए कहा, काशी नरेश, आपके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु मैं विवश था। मुझे आपकी पहेली का उत्तर देना था और उस पहेली का उत्तर यही था। मैं आशा करता हूं कि मगध सम्राट की बौद्धिक क्षमता का अनुमान आपको हो गया होगा। साथ ही इस राज दरबार को आपकी बौद्धिक क्षमता का अनुमान भी लग चुका है। वत्स, इसके पश्चात काशी नरेश क्रोधित होकर रह गए। वो कुछ चाहकर भी कर नहीं पा रहे थे। काशी नरेश विवश थे। उन्होंने सुजात को काफी अधिक धन और सम्मान देकर काशी से विदा किया। मगध के संदेशवाहक सुजात, कुछ भी हो, परंतु हम आपकी बौद्धिक क्षमता से अत्यधिक प्रसन्न हुए। हमें अनुमान नहीं था कि मगध साम्राज्य में आप जैसे विद्वान भी हैं।
इसलिए काशी नरेश की तरफ से सम्मान पूर्वक ये सारी भेंट स्वीकार करिए। काशी नरेश, आपके सम्मान और भेंट को मैं यानी सुजात हृदय पूर्वक स्वीकार करता हूं। मगध की भूमि वीरों की भूमि है, वहां बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं और शूरवीर योद्धा भी। अब मुझे यहां से प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। आर्यव्रत की जय हो। वत्स, सुजात ने अपने अश्व की लगाम खींची और वहां से मगध की ओर प्रस्थान कर दिया। उसका अश्व वायु की वेग की भांति तीव्र गति में दौड़ रहा था। वो अपने मन में विचारों में खो चुका था। अब इस पूरे घटनाक्रम को मैं मगध महाराज महापद्मनंद को सुनाऊंगा। इसके पश्चात मुझे अमात्य की उपाधि तो दे ही देंगे। इस पहेली को हल करने में मेरा साथ मेरी अर्धांगिनी सुहासिनी ने दिया है। मैं अमात्य बनने के पश्चात। वत्स, सुजात ध्यान मग्न अवस्था में ही था कि अचानक वायु की गति से एक विशाल भाला आकर उसके अश्व के पांव में लगा। अश्व की गति बाधित हुई और सुजात का अश्व विस्थापित होकर भूमि पर गिर पड़ा। सुजात भूमि से पुनः खड़ा हुआ। उसने अपने चारों ओर देखा तो सूर्य की लालिमा कम हो रही थी। अंधकार बढ़ रहा था। उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुजात ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाई और तीव्र स्वर में कहा, कौन है? किसने मगध के पूर्व अमात्य नागदत्त के पुत्र सुजात के ऊपर छिपकर आक्रमण किया है? इसका परिणाम विध्वंस होगा। सामने आओ। कौन है? किसने मेरे अश्व के ऊपर भाले से आक्रमण किया है? इसे अपनी मृत्यु से प्रेम हो चुका है। सामने आओ। सुजात की दहाड़ सुनने के पश्चात सामने के अंधकार से एक विशालकाय शरीर का स्वामी माथे पर तिलक लगाए हुए हाथ में विशाल तलवार लेकर बाहर की ओर आया। मैं कौन हूं, क्यों हूं, यहां क्या करने आया हूं, कोई नहीं जानता। क्या यहां मुझे किसी ने भेजा है, यह भी कोई नहीं जानता है। परंतु सुजात, तुम्हें बता दूं कि मैं इस विशाल काशी का अमात्य हूं और आज की रात्रि इस भूमि में तुम्हारे लहू की धारा बहेगी। जब तुम पहेली की आड़ लेकर काशी नरेश के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तब मैं उसी राज दरबार में उपस्थित था। यदि तब काशी नरेश ने मुझे आज्ञा दी होती तो तुम्हारे शीश को आज चील कौवे नोच नोच के खा रहे होते। परंतु तब मैं राज दरबार की परिभाषा से बंधा हुआ था और उसी क्षण मैंने विचार कर लिया था कि सुजात, तुम काशी से वापस जीवित नहीं जाओगे। काशी के अमात्य, तुम मेरे यानी नागदत्त के पुत्र सुजात के इतिहास से परिचित नहीं हो, तभी मेरी मृत्यु की कामना लिए यहां स्वयं को भूमि में समाहित करने आ गए हो। मृत्यु से किसकी भेंट होने वाली है, इसका फैसला तो दो वीरों के युद्ध के पश्चात ही होगा। मैं यानी मगध साम्राज्य का सुजात इसी क्षण अपनी मायान से तलवार बाहर निकाल रहा हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर ही मेरा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। काशी के अमात्य, आगे बढ़ो और मुझसे युद्ध करो। ये मेरी तरफ से युद्ध का आह्वान है, आगे बढ़ो। मेरी तलवार की भूख तुम्हारे लहू से ही समाप्त होगी। युद्ध के लिए आगे बढ़ो। विजय वीरों की होती है। काशी की तरफ से मृत्यु की भेंट स्वीकार करो सुजात। आर्यवर्त की जय हो। दो वीरों के बीच चल रहे इस युद्ध में किसकी हुई थी मृत्यु? क्या इस युद्ध में हो गया था मगध साम्राज्य के सुजात का जीवन का अंत? इसी के साथ बदलने वाली है आचार्य चाणक्य की संपूर्ण जीवन गाथा। ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई भारत की बनने की महागाथा यूं ही रहेगी जारी। सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।